आजकल हम सभी अपने पॉकेट मनी से भी अगर निकालकर एक बच्चे के साथ भी कोई त्योहार सेलिब्रेट करें, अगर एक व्यक्ति एक बच्चे के साथ भी करेगा जी तो आज के समय में आप देखेंगे कोई बच्चा बिना त्योहार के, बिना खुशी के नहीं रह सकता। जी नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट और द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सूर्यांश, और अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के आज इस न्यू पॉडकास्ट में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं अक्षर फाउंडेशन के बारे में। अक्षर फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन जो कि 2014 के आसपास सक्रिय हुआ था, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस एनजीओ ने कानपुर के कई सारे बच्चों को पढ़ाने का और कानपुर के कई सारे नागरिकों को हेल्थ कैंप्स और ऑपरेशंस की सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया। आज इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक रहे सौरभ तिवारी सर, वो हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं। अब उनसे कई सारी बातें करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, जानेंगे उनके विचार एनजीओस को लेके, जानेंगे उनके विचार से लोगों की सेवाओं को लेके। बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा आपको इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बने रहिए। अनटोल्ड लाइफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी स्टाइल। नमस्ते सौरभ जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया। कैसा लग रहा है आज इस पॉडकास्ट में आके? जी, मैंने अभी तक तो YouTube पर ही आपका पॉडकास्ट देखा था, पर आज लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और कैसी चल रही है लाइफ, कैसा चल रहा है? जो एनजीओ वगैरह, अलग अलग एनजीओस के अलग अलग काम चल रहे हैं आपके? जी, बहुत अच्छा चल रहा है और दिन पर दिन प्रोग्रेस हो रही है। तो सबसे पहले सौरभ जी, हम आपसे एक छोटी सी आपकी अगर पुरानी लाइफ, जो आपकी बचपन की लाइफ रही है, जो आपकी अनटोल्ड लाइफ स्टोरी रही है, जो कि अमूमन ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, चलिए उससे शुरुआत करते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है। मैं कानपुर में रामा देवी का निवासी हूँ। मैंने अपना इंटर विद्या निकेतन से किया हुआ है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। आफ्टर दैट मैंने उसी समय ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने एनजीओ ओपन किया था, और फिर मैंने उसके बाद मेरी जॉब लग गई। उसके बाद 1 ईयर लगभग एनजीओ हल्का कम रहा होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स में काम करके एनजीओ को आगे बढ़ाया है। और अगर हम अनटोल्ड स्टोरी को लेके बात करें तो बहुत अप एंड डाउन हुए एनजीओ में लेकर ही लोगों। जब आप एनजीओ के लाइन में काम, एनजीओ क्षेत्र में काम करेंगे, समाज सेवा में काम करेंगे, तो बहुत लोग आपको खींचने वाले भी मिलेंगे, लेकिन जब आप मन से अच्छे से काम करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होकर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, तो एनजीओस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये एक सवाल मन में होता है मेरे, जैसे कि कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास एक प्रेरणाएं होती हैं। मेरे पास भी जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं, उसके लिए एक प्रेरणा होती है। तो एनजीओ को शुरुआत करने के लिए आपकी प्रेरणाएं क्या रहीं, और कैसे आपके मन में वो हिट हुआ कि यार मुझे एनजीओ शुरू करना है और अपने एनजीओ में ये काम करना है? जी, मैं बताता हूँ। जब मैं प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी कर रहा था तो मैं नौबस्ता से होके जाता था जी। तो एक एडवोकेट है समीर शुक्ला जी, वो सोशल वर्क में काम किया करते, तो मैं उनको रास्ते में काम करते हुए देखता था कहीं कभी। तो एक मन में इच्छा होती थी कि अरे ये बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, और या अनाथालय में काम कर रहे, तो मैं उनके साथ जाता था। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जी, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम भी आगे बढ़ के, क्योंकि हम सभी को समाज सेवा के क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति एक बच्चे का भी जिम्मा ले लेगा तो हम सभी इतने युवा हैं कि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। जब भी आपने एनजीओ शुरुआत करने की ठानी, मतलब कि अपने मन में ये दृढ़ निश्चय किया कि ठीक है मुझे एनजीओ शुरू करना है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव करने हैं, क्या ऐसा भी हुआ था कि जब एनजीओ की शुरुआत आप कर रहे थे, अक्षर फाउंडेशन की आप शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम पे क्या कुछ पब्लिक बैकलैश भी हुए थे कि लोगों ने आपको कहा था कि आपकी इतनी अच्छी जॉब चल रही थी उस टाइम पे, आप एक अच्छे विद्यार्थी थे अपने समय के, तो लोगों ने क्या एनजीओ को लेकर कुछ सवाल उठाए कि क्यों इस चीज़ में काम कर रहे हो? देखिए, आज के समय की, आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि जब आप किसी अच्छे काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो आप व्यापार के तौर पे भी जाएं या समाज सेवा के क्षेत्र में भी जाएं,
तो कुछ ना कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे अरे आप पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हैं, आप पढ़ाई में जाइए और जॉब कीजिए, इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन जो हमारे अंदर रुचि है, और देखिए एक सच्चाई ऐसी है कि मानिए हम अपने लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है उतना जी। तो अगर हम एक बच्चे को भी इतना दे सकें कि उसका जीवन यापन चल सके या उसे इस काबिल बना सके पढ़ा के कि कल को वो अपनी जॉब कर सके, अपना रोज कमा खा सके, इतना तो हम कर ही सकते हैं जी। तो देखिए लोग कुछ भी कहें, बट हमें एक मोटिव बना के चलना है समाज सेवा के क्षेत्र में कि हमें करना है तो करना है। और जब आप एक ईमानदारी से समाज सेवा करेंगे तो पहले लोग बहुत आपको पीछे करेंगे, लेकिन जब आप उस सक्सेस के उस पड़ाव पे पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़े जरूर होंगे। जी, चलिए फिर इस बात का कारवां आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले जब आपने अक्षर फाउंडेशन की शुरुआत करी उस समय आपने सबसे पहले काम किया था अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो जब आपने उनकी पढ़ाई के लिए काम किया तो किस किस तरह की आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने उन बच्चों को विश्वास दिलाया कि आप उनके सही के लिए काम कर रहे हैं, उनके माँ बाप को विश्वास दिलाया कि आप उनके सही के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी इस चीज़ को रोकते होंगे, क्योंकि जब भी कोई अंडर प्रिविलेज बच्चा होता है हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है कि वो कहीं काम कर रहा होता है जिसके ऑब्वियसली अंडर लाइफ स्टोरी सब खिलाफ है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और बहुत बार हमने ऐसे बच्चों को गरीब भीख मांगते हुए भी देखा है, तो उससे उन फैमिलीज में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आ रहा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। और जब वो मनी आ रहा होता है उस अंडर प्रिविलेज फैमिली में तब लोगों को लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा वो मनी इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे आप कैसे फैमिली को और बच्चों को ये विश्वास दिलाते हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है आज के टाइम पर? जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब 2013 से अपना BSc चालू किया तो मेरा ये कोई मोटो नहीं था कि मैं जॉब करूँगा। मेरा मोटो था कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जाकर किसी स्कूल में पढ़ाऊँगा और शाम को अपना टाइम निकाल के 1 घंटा या 2 घंटा जो ऐसे बच्चे हैं जो अशिक्षित बच्चे हैं इनके पास पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उन्हें पढ़ाऊँगा। तो मैंने इस क्षेत्र में काम चालू किया, 2014 में काम चालू किया। 15 से 20 दिन तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि हमने सोचा कि हम इस समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उन परिवारों को हम बताते थे कि देखिए क्या होता कि हम लोगों को उनके समय के हिसाब से ढालना पड़ता है। जब हम उनके हिसाब से अगर थोड़े दिन चल लेंगे तो उन लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि नहीं देखिए ये लोग अच्छे लोग हैं, ये हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए। हमने कहा देखिए आपके बच्चे मानिए 2 नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? मानिए अगर किसी परिवार में हो सकता है उनका पिता नहीं है, किसी परिवार में माँ नहीं है, केवल एक भाई है, बच्चे हैं कमाने वाले, किसी तरह जीवन यापन चल रहा है। तो उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने उन बच्चों के समय के हिसाब से वहाँ पे अपना स्कूल का काम चालू किया और उस तरह हमने काम आगे बढ़ाया। सौरभ जी, आपने ये सारी बातें बताई, जान के बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि हमारी टीम ने रिसर्च किया था और आपके बारे में पता भी है हम लोगों को कि अक्षर फाउंडेशन ने एक सरकारी स्कूल को गोद लिया था, गोद लिया हुआ है, क्षमा करिएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ कि आप एक सरकारी स्कूल को गोद लें, उस स्कूल का पालन पोषण करें, उस स्कूल के रिलेटेड सारी समस्याओं का निवारण करें, ये ख्याल मन में कैसे आया? देखिए इसके सरकारी स्कूल गोद लेने के पीछे एक ऐसी कहानी थी कि हमारे एक मित्र हैं प्राणवीर मिशन NGO से, तो हम लोग एक प्लान बनाया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक गांव गोद लेंगे और उन गांवों में जितनी समस्याएं हैं हम उन पर काम करेंगे। लेकिन किसी कारणवश हम इस पे काम नहीं कर पाए, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा, मेरा भी मन में विचार था कि हम पहले स्कूल से चालू करते हैं। तो देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई किस तरह हो रही है आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। तो हमने उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास जरूर कुछ ऐसी मजबूरियां होंगी, कुछ ऐसी समस्याएं होंगी, संसाधनों की कमी होगी जिसके कारण वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने यह सोचा कि कम से कम देखिए हर महीने कोई ऐसा महीना हो जिसमें हमारे किसी एक मित्र का बर्थडे ना हो, जन्मदिन ना आता हो। तो हम लोगों ने वो सरकारी स्कूल में अपने एक मित्र का बर्थडे जन्मदिन वहीं मनाने का प्रयास किया कि हम उस मित्र का जन्मदिन केक काटकर या बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके वहीं पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वहीं मनाएंगे बर्थडे।
तो फिर हम लोगों ने ये प्लान बनाया, वहाँ की मैडम से बात की, तो मैडम ने हमें इस चीज़ की परमिशन दे दी कि ठीक है आप गोद ले लीजिए। फिर हमने उस स्कूल को गोद लिया, उस पर काम किया। सौरभ जी, मेरे मन में भी एक छोटा सा ख्याल आया आपकी बातें सुन के, अभी जस्ट आया कि देखिए जैसे हर शहर में कई सारे इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, एक इन्फ्लुएंसर लोगों की संख्या होती है। वो इन्फ्लुएंसर लोग अगर आप जैसे अक्षर फाउंडेशन के जैसे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों से भरे किसी स्कूल को, एक स्कूल को भी अगर गोद लेते चले जाएं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बिकॉज बहुत ही ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको अगर सुलझा दिया जाए तो मुझे लगता है कि बच्चों का रुझान, बच्चों के स्पेशली बच्चों के परिवारों का रुझान पढ़ाई की तरफ और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। चलिए, इसी चीज़ की कामना करते हुए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट हमारा, मैं ये एक चीज़ आपके बारे में जानने को मिली थी और जान के बड़ी खुशी भी हुई थी कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपने कई सारे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए थे कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपने स्वास्थ्य के ऊपर, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे करने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और सबसे मैं ये चीज़ सबसे पहले बताइए प्लीज़ कि कैसे, कौन कौन से ऐसे हेल्थ कैंप्स थे, किस किस बीमारियों से रिलेटेड हेल्थ कैंप्स थे जो मेजरली आप लोग ऑर्गेनाइज कराया करते थे? जी देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इसके एनजीओ के फाउंडर मेंबर हैं जी, डॉक्टर विष्णु प्रकाश मिश्रा जी, उनसे मुझे, जब मैं इस हेल्थ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे इस हेल्थ सेक्टर में आने के बाद उन्होंने मुझे प्रेरणा दी जी, कि देखिए आप अगर हेल्थ इसमें काम कर रहे हो तो आप हेल्थ में भी काम कर सकते हैं। जी, तो फिर उनकी प्रेरणा से डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और डॉक्टर विष्णु मिश्रा की मदद से जी। मैंने मोतियाबिंद के ऑपरेशंस के लिए और जितनी भी दांतों की बीमारियां हैं उनके लिए हमने गांव-गांव जाकर हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए। और अच्छा, एक और चीज़ सर कि जैसे कि जैसा आपने कहा कि आपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन से रिलेटेड हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जब भी किसी इंसान का ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट आती है उस चीज़ की। वो कॉस्ट कैसे मैनेज होती थी सर? देखिए ऐसा है कि इसमें गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है मोतियाबिंद के ऑपरेशंस को लेकर। जी, तो जो उसकी कॉस्ट, लेंस की कॉस्ट आती है वो गवर्नमेंट की तरफ से दे दी जाती थी। ओके, बाकी जो उनके रहने का, खाने का, उन्हें जैसे ठंड में अगर वो आ रहे हैं तो उनके कंबल का, उनके चश्मे का, उनकी दवाइयाँ जी, और उनके लिए खाने का, पीने का, जूस का, ये सब इंतजाम प्रॉपर एक एनजीओ द्वारा ही किया जाता। और आप जो ऑपरेशन की बात की सर्विसेज होती हैं, लाइक उनके बेड रेस्ट से रिलेटेड, उनको दवाइयों से रिलेटेड, वो सब सर्विसेज और सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। तो सौरभ जी, चलिए वापस, जैसे कि नाम अक्षर फाउंडेशन है तो दोबारा से पढ़ाई की बातों पे आते हैं। हमारी टीम ने जब रिसर्च की अक्षर फाउंडेशन के बारे में, उनके किए गए कई सारे कामों के बारे में, तो उनमें से एक सराहनीय काम निकल के आया कि आपने एक लाइब्रेरी सेटअप कराई थी स्कूल में। तो उस लाइब्रेरी के बारे में बताइए कि कैसे उस लाइब्रेरी की तरफ बच्चों का रुझान इस समय चल रहा है और किस किस तरह की अलग अलग किताबें आप वहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। देखिए, जब हम हेल्थ कैंप्स में काम कर रहे थे तो बच्चों को पढ़ाने पे काम किया। तो एक हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, वीर त्यागी जी, उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी कि देखिए अगर आप पढ़ाने में काम कर रहे हैं तो अगर आप बुक्स कलेक्ट करके, देखिए ऐसा होता है कि जो कॉम्पिटेटिव बुक्स होती हैं वो आजकल कॉस्टली बुक्स आती हैं जी, और आप किसी भी जब इंटर के बाद से आप ऊपर जाएंगे तो सारी बुक्स बहुत कॉस्टली आ रही हैं जी, और जैसे मानिए हमने पास कर लिया या मैं पढ़ चुका तो मेरी बुक्स वो या तो रखी रहेंगी, वो किसी काम नहीं आती हैं जी। तो फिर उन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी, तो हमने एक लाइब्रेरी खोली और उसमें हमने कई जगह से बुक्स कलेक्ट की हैं और उसमें कई तरह की बुक्स हैं। बच्चों का अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है और अच्छा चल रहा है। तो सौरभ जी, आप स्कूल से रिलेटेड ही मैं दोबारा से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था इस बात को आपके सामने पूछने के लिए। बिकॉज हमारी टीम ने रिसर्च की तो एक चीज़ हम लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि अक्षर फाउंडेशन जो कई सारे अच्छे काम किया करता है, उनमें से एक और बहुत अच्छा सराहनीय काम है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कि जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं सर, उनके पास तो ऑप्शन होता है कि अलग अलग तरह के त्यौहार, अलग अलग तरह की खुशियाँ वो लोग मनाते रहते हैं। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, बहुत बार बहुत से कारणों की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से, वो उतनी खुशियाँ
उस तरह से नहीं मना पाते जिनके वो हकदार हैं। और ऐसी खुशियाँ उनको देने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए सर अक्षर फाउंडेशन और आप प्रयत्नशील रहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए कि कैसे आप लोग उन बच्चों को खुशियाँ देते हैं, कैसे उनके इन छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में ये कहा कि प्रिविलेज बच्चों के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं त्यौहार मनाने के। जी तो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो क्यों उनको देख के केवल अपने आप में सोचें। जी और देखिए आजकल हम सभी अपने पॉकेट मनी से भी अगर निकाल कर एक बच्चे के साथ भी कोई त्यौहार सेलिब्रेट करें, अगर एक व्यक्ति एक बच्चे के साथ भी करेगा जी तो आज के समय में आप देखेंगे कोई बच्चा बिना त्यौहार के, बिना खुशी के नहीं रह सकता। जी जब हम लोगों ने देखा कि एक पूरी बस्ती ऐसी रह जाती है कि होली दिवाली में वो बच्चे बिना पिचकारी के पूरा त्यौहार मना सकते हैं, जी क्योंकि वो सोचते हैं कि किस तरह हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे मन पाएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, चीज़ों को देखते हुए हमारी एनजीओ ने ये सोच रखा था कि हमारी एनजीओ में जो भी बर्थडे होंगे वो उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट होंगे, और जो त्यौहार होगा हम त्यौहार अपना जरूर मनाएंगे, अपना भी मनाएंगे, बट सुबह या एक दिन पहले हमें उन बच्चों के साथ उन त्योहारों को मनाना है। जी तो हम इसलिए वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें हमारे ऐसे साथी हैं जो बढ़ चढ़कर हमारा साथ देते हैं, जिनमें एक दीपक जी हैं जो DI डेवलपर के नाम से हैं, विनीत त्यागी जी हैं, हर्ष प्रताप सिंह चौहान जी हैं, ऐसे बहुत से साथी हैं, अनिकेत प्रजापति जी हैं, जिनका हो सकता है मैं कई साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप सभी साथियों के तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जी ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी से रिलेट करूँगा, क्योंकि जब मैं भी ऑब्वियसली एक एज से निकल के आया हूँ जो दिवाली में पटाखे फोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझसे ज़्यादा मेरे भाई को पसंद था, बट हम लोग ये सब चीज़ें किया करते थे। फिर एक चीज़ नोटिस करते थे अगले दिन सुबह उठ के कि क्या होता था कि जब थोड़े से अंडर प्रिविलेज बच्चे होते थे वो हमारे घर के सामने से जो बचे हुए पटाखे होते थे वो लेके जाते थे और अगले दिन शाम को फिर उसको जलाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मन में ये बात रहती थी कि यार होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से होना चाहिए। तो जब आप आज इस चीज़ को करते हुए दिख रहे हैं तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है। और कुडोस टू यू एंड आई थैंक यू। प्रे टू गॉड कि मतलब कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये कानपुर भर में नहीं पूरे इंडिया भर में करें, इंडिया की पूरे दुनिया में करें और कुछ अच्छा बच्चों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाएँ। तो इसी के साथ जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ मुझे ये जाननी है कि सपोज़ कोई बच्चा है, आपको तो ये काम करते हुए अब काफ़ी समय हो रहा है, धीमे धीमे NGOs का काम करते हुए, सेवा करते हुए लोगों की समय हो रहा है धीमे धीमे। कोई अगर कोई नौजवान बच्चा इस चीज़ को शुरू करना चाहे कि वो कहता है कि नहीं यार मेरा दाल रोटी का प्रबंध हो चुका है, पेट में खाना आ रहा है, सैलरी आ रही है, अब सेवा करना चाहता हूँ समाज की, कुछ जिस हद तक मैं सेवा कर सकूँ उस हद तक करना चाहता हूँ, तो उसको आप इस समय क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे शुरुआत करे, कैसे आगे बढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे बैकलैश उसको भी आएंगे, समस्याएं उसको भी आएंगी। तो उस बच्चे को, उस नौजवान को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये मानना है, जो मेरा पर्सनल वे पे मानना है, कि आजकल हम सभी कमा खा रहे हैं, हम सभी को अपने पर डे के जीवन में 20 से 25 मिनट हर उस समाज को देना होगा जो अशिक्षित है या जो निर्धन समाज है, जो जिसके पास अगर किसी प्रकार से धन की समस्या है, तो हम सभी को मतलब उस एक व्यक्ति एक घर को भी अगर पकड़ के एक बच्चे को पकड़ के चलेगा, देखिए अपने डेली का आप 10-20 रुपए तो निकाल सकते हैं, महीने का 300-400 रुपए एक बच्चे पर आप खर्चा करेंगे तो समझिए उसे कितनी खुशी होगी। और आज के समय में अगर हम कमा खा रहे हैं तो हमारी 300, 500, 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं एक व्यक्ति के लिए, वो चीज और की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट जी। और दूसरी चीज पैसे के साथ साथ हमें उस बच्चे को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो समाज कहीं और होगा। तो सौरभ जी, इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारा हर तरह के गेस्ट से रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी। हमारे चैनल में हम लोग स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बिकॉज हम मानते हैं कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, आप किसी भी धर्म या रिलीजन को फॉलो करते हो, वो आपको एक कैरेक्टर, हमको वो एक पाथ प्रोवाइड करता है अपना कोई भी काम करने के लिए। तो आपसे जानना चाहूँगा सर कि क्या आप रिलीजन और धर्म में मानते हैं? और मुझे पूरा विश्वास है सर कि आप बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हमारी बात भी हुई है अभी। और इसको आप कैसे अपने काम से जोड़ के देखते हैं, मैं इस बारे में जानने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। देखिए
सबसे बड़ी बात है कि आप किस धर्म से आ रहे हैं ये मायने रख रहा। जी आप जिस धर्म से आ रहे हैं आपको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जी आप जिस परिवार से आ रहे हैं उस परिवार से आपको अच्छे संस्कार लेके समाज में काम करना चाहिए। जी और जब बात समाज सेवा की आए जी तो आप जिस धर्म से आते हैं उन चीज़ों को, संस्कारों को लेके इंसानियत को आगे रख के काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आएंगे तो आपको हर धर्म, देखिए आपको हर धर्म के, हर समाज के लोग मिलेंगे, तो आपको इंसानियत के रूप में आगे काम करना चाहिए। और देखिए आपके धर्म में जो अच्छी चीजें हैं उनको आप लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और उस पर काम कीजिए, उनसे ही काम करना चाहिए। आपने एक टर्म यूज़ किया रिगार्डिंग फैमिली, परिवार, तो मेरा एक छोटा सा मन में ऐसे ही सवाल आ गया परिवार से रिलेटेड कि आप कोई भी काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं या अपना खुद का कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें परिवार का एक बहुत ही बहुमूल्य एक स्थान होता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है तो आपका काम आप बहुत ज़्यादा पीछे से स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए एक सच्चाई आप समझिए, जी आपके जन्म से लेके आपको अच्छा पढ़ाना आपकी फैमिली पे डिपेंड है जी, आपको अच्छा खिलाना आपकी फैमिली पे डिपेंड है जी जब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं तो आप जॉब भी, जब फैमिली आपके पीछे आपका सपोर्ट करेगी तभी आप अच्छी जॉब कर सकते हैं जी। और जब समाज सेवा आप करने जाएंगे, आप समाज सेवा तभी कर सकते हैं जब फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। देखिए मेरे फादर मदर बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, इसीलिए मैं फील्ड में उतर के अपना काम आसानी से और फ्री माइंड से कर सकता हूँ जी। तो जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि अगर हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है तो मैं इसको रोकूं। जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आगे जाएंगे तो हर पिता आपका कंधे से कंधा मिलाकर वो पीछे से आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। जी सर, अब इसी के साथ अपने फाइनल फेज में चलते हैं पॉडकास्ट के, और मैं प्लीज़ इस बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, उन सभी लोगों को बताइए जो आपसे और अक्षर फाउंडेशन से बहुत प्यार करते हैं, कि आपका मैसेज क्या होगा समाज के लिए, यूथ के लिए और उन सभी के लिए जो इस पॉडकास्ट को इस समय देख रहे हैं। देखिए मेरा हर यूथ से सिर्फ एक, ये मेरा रिक्वेस्ट समझिए, कुछ भी समझिए, मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी एनजीओ से जुड़ें या ना जुड़ें, आप किसी स्तर पे काम करें या ना करें, जी आपको सिर्फ एक बच्चा पकड़िए, आप उसको शिक्षित करने का प्रयास करें और कोशिश ये करें कि आपका जन्मदिन हो, आपका सब त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, उस बच्चे के साथ अगर आप मनाएंगे तो आप एक बार सोच के देखिए। क्योंकि जब हम भी कई बच्चे हुआ करते थे और जब हमारे परिवार वाले या हमारे गार्जियन हमें कुछ अलग से दिया करते थे तो हमें कितनी खुशी होती थी। तो अगर हम उन बच्चों की मतलब उनकी कल्पना से ज़्यादा अगर उनको दे देंगे तो उन बच्चों को कितनी खुशी होगी। इसलिए हर यूथ को आप एनजीओ में काम करिए ना करिए, आप किसी एनजीओ से जुड़िए ना जुड़िए, ये आपका व्यक्तिगत मत है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सभी को एक साथ मिलकर समाज को शिक्षित करने का काम करना होगा। क्योंकि अगर हमारा जब समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश जो है विकास के अलग पायदान पे होगा। तो इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर समाज के हर एक तबके को आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हर यूथ को एक बच्चे को आपको समझिए गोद लेना है, उस पर काम करना है, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। सौरभ तिवारी सर, इस पॉडकास्ट में आप आए, हमारे साथ इतनी सारी बातें की, इतनी सारी चीज़ें शेयर की, अपने विचार हम सबके साथ साझा किए, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। ये पॉडकास्ट बहुत ही स्मूथली रिकॉर्ड हुआ, मतलब ये मैं कहूँगा ऑन कैमरा कि ये पॉडकास्ट वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट पॉडकास्ट था रिकॉर्ड करने के लिए। आपके साथ बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, मैंने जानी, हमारी टीम ने जानी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस पॉडकास्ट को देखेगा वो इस बात से मेरी सहमत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर। आप एक मिनट मैं भी आपका चाहूँगा। जी बिल्कुल। हम सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं जो जितना दे सकता है जी। लेकिन आप सभी भी जो हम लोग को दिखाने का काम कर रहे हैं जी। क्योंकि जब समाज के लोग देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब वो भी कोशिश करेंगे नहीं ये भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी भी उतने ही बधाई के पात्र हैं जितना हम बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं हम आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे इस पॉडकास्ट में और कई सारी बातें करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक अक्षर फाउंडेशन के नाम पे और कई सारी ख्यातियाँ जुड़ चुकी होंगी। उस समय दोबारा मिलेंगे, उस बारे में बात करेंगे और कई सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।